दोस्तों, आज हम सुनेंगे बड़े घर की बेटी। इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी में बड़े घर की बेटी के सार्थक अर्थ को समझाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है बेनी माधव सिंह से, जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। किसी ज़माने में उनके पितामह बड़े धनवान व्यक्ति थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ उनकी लगभग सारी संपत्ति समाप्त हो चली थी। वर्तमान में वार्षिक आय 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ठाकुर बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीखंड सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीखंड सिंह बीए पास कर नौकरी करते थे। उनका शारीरिक कद काठी बिल्कुल सामान्य था। इसके विपरीत छोटा भाई लाल बिहारी सिंह धोरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखरा, चौड़ी छाती। उनका दो ही मुख्य काम था, सवेरे सवेरे 2 सेर भैंस का दूध पीना और पहलवानी करना। श्रीखंड सिंह अंग्रेजी पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजियत से बिल्कुल अलग थे, पाश्चात्य परंपराओं से बिल्कुल अलग। संयुक्त परिवार के प्रबल समर्थक और ऐसी स्त्रियों के कट्टर विरोधी थे जो सम्मिलित परिवार के विरुद्ध कुछ बोलती थी। कभी कभी इस विषय पर उनकी पत्नी से भी मतभेद हो जाया करता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं के वे प्रबल समर्थक थे। गांव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिताजी भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, बाज झाट फनूस सब कुछ था जो एक तालुकदार के पास होने चाहिए। आनंदी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वह सभी बहनों में ज़्यादा रूपवती और गुणवती थी। माता पिता की वह लाडली संतान थी। एक दिन श्रीखंड सिंह उनके यहाँ किसी आयोजन के लिए चंदा मांगने आए थे। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से आनंदी का श्रीखंड सिंह से विवाह कर दिए। आनंदी जब ससुराल आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ अलग ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, वह यहाँ बिल्कुल न था। हाथी घोड़े की बात छोड़िए, एक सजी हुई भैली तक न थी। न जमीन पर कालीन, न दीवारों पर तस्वीरें। परंतु थोड़े ही दिनों में आनंदी अपने आप को इन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल ली, जैसे विलास के समान देखे ही न हो। एक दिन की बात है, दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आए। उन्होंने आनंदी से कहा, जल्दी से पका दो, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। भोजन पहले से तैयार था। खैर, नया व्यंजन बनाने बैठी तो देखा हांडी में घी पाँव भर से ज़्यादा नहीं था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी न देखकर बिगड़ गए। उसने कहा, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने सरल भाव से कहा, घी थोड़े ही थे, सब मांस में डाल दिए। लाल बिहारी ने कहा, अभी परसों ही तो आए थे, सब समाप्त हो गए। आनंदी बोली, आज तो पाँव भर ही बचा होगा। लाल बिहारी को भाभी की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने तुनक कर कहा, मायके में जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, परंतु मेके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी ने मुंह फेर कर कहा, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, इतने घी तो वहाँ नित्य नाई कहार का जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दिया और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया। बोली, वे होते तो आज मज़ा चखा देते। वह अनपढ़ उज्जर ग्वार से रहा न गया। उसने खड़ाऊ उठाया और आनंदी की ओर फेंक दिया और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक लिया। सिर तो बच गया, लेकिन उंगलियों में चोट लग गई। वह खून का घूंट पीकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उसका पति घर में नहीं था। आनंदी 2 दिन तक कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीखंड सिंह की राह देखती रही। अंत में शनिवार को घर आए तो घर का माहौल कुछ बदला बदला था। दरवाजे पर प्रतिदिन की भांति चौपाल जमी थी। जब भोजन का समय आया तो पंचायत उठी। एकांत देखकर लाल बिहारी ने भाई से कहा, भैया
आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मेके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती नहीं। श्रीकंठ सिंह खा पी कर आनंदी के पास गए। कुछ इधर इधर की बातें करने के बाद आनंदी से कहा, आजकल घर में क्या ये उपद्रव मचा रखा है। आनंदी ने कहा, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसे चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं, वह मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ न करता। उसने सारा हाल अपने पति श्रीकंठ सिंह को सुना दिया। स्त्री का अचूक हथियार आंसू होता है, जो उनकी पलकों पर बराबर तैनात रहता है। आनंदी ने भी वही किया। पत्नी की आंखों में आंसू देख श्रीकंठ सिंह जैसे धैर्यवान पुरुष भी बेचैन हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उठकर उन्होंने अपने पिता के पास जाकर कहा, दादा, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप बढ़ गया। मैं बाहर रहता हूँ और मेरे पीठ पीछे मेरी स्त्री पर जूते खड़ाऊ से प्रहार किया जाता है। अब चाहे वह घर में रहे या मैं रहूं। बेनी माधव सिंह ने बेटे को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। इस बीच गांव के भी कुछ लोग तमाशा देखने वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। श्रीकंठ सिंह ने अंतिम निर्णय सुनाया, यदि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। लाल बिहारी दरवाजे के चौखट पर चुपचाप बड़ भाई की बातें सुन रहा था। वह बड़ भाई की बड़ी इज्जत करता था। उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। श्रीकंठ भी उसे बहुत स्नेह करते थे। इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाते, लेकिन आज बात बिल्कुल उल्टी थी। अपने भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ी ग्लानि हुई। उसे लगा कि भैया मुझे डांट देते, दो चार तमाचे लगा देते, लेकिन यह कहना कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कपड़े पहने और आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे अब मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। आनंदी तो लाल बिहारी की शिकायत की, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव से दयालु थी। उसे तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों हो जाते हैं। लाल बिहारी की करुण बातें सुनकर उसका रहा सा क्रोध भी पानी हो गया। आनंदी ने श्रीकंठ सिंह से कहा, लाल बाहर खड़े रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, मैं क्या करूं? आनंदी बोली, मेरी जीभ में आग लगे जो मैंने यह झगड़ा बढ़ाया। ऐसा ना हो कि लाल कहीं चल दे, मैं नहीं जाऊंगा। श्रीकंठ सिंह बोले, अब क्या होगा? लाल बिहारी घर से निकलने वाले ही थे कि आनंदी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोली, तुम्हें मेरी कसम है जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अब तक श्रीकंठ सिंह का भी मन पिघल चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर लाल बिहारी को गले लगा लिया। बेनी माधव सिंह ने जब दोनों भाइयों को गले मिलते देखा तो वे बहुत खुश हुए। उनके मुख से निकला, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, जो बिगड़े काम बना देती है। चारों ओर आनंदी की प्रशंसा हो रही थी।